यूपी में मतभेद। अशोक गजपति राजू ने कहा, एनटी रामाराव के नाम पर हो एयरपोर्ट। वेंकैया नायडू का बयान, इसकी जरूरत नहीं। यूपी में मचा हाहाकार। तपती गर्मी में भी 4 से 12 घंटे तक बिजली की कटौती। बीजेपी का आरोप, हार का बदला ले रही है अखिलेश सरकार। बदायूं रेप केस में गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। और ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, 26,700 रुपए के स्तर पर पहुंचा सोना। 11 महीने में सबसे बड़ी गिरावट। मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार सेंसेक्स में 300 से ज्यादा की गिरावट। नमस्कार, मेट्रो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे से। मोदी ने अपने मंत्रियों और सरकार के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। मंत्रियों से कहा है कि वो अगले 100 दिनों का प्लान ऑफ एक्शन बताएं, जनता की समस्याओं को सुनें और जल्द से जल्द उन्हें दूर करें। सुशासन के लिए मोदी ने 10 सूत्रीय एजेंडा भी जारी किया है। मोदी ने कहा और देश ने मान लिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मगर 16 तारीख से अब तक करोड़ों उम्मीदों का हर रोज एक सवाल से सामना हो रहा है कि अच्छे दिन कैसे आएंगे। मौका मोदी की दूसरी बैठक का था, जहां मोदी ने अपने मंत्रियों से कई सुझाव लिए, सुझावों पर चर्चा की और फिर सभी मंत्रियों को 3 गाइडलाइंस दी। पहला, सुशासन। दूसरा, कार्य कुशलता और तीसरा, क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री सब सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मुख्य मुद्दा उन्होंने कहा गवर्नेंस, सुशासन। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर लोग प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। मोदी ने अपने मंत्रियों से उनका अगले 100 दिनों का प्लान पूछा है। मोदी ने अपने मंत्रियों से भी प्राथमिकता सूची तैयार करने को कहा है। मोदी ने मंत्रियों को हिदायत दी है कि योजनाओं की डिलीवरी सिस्टम पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाए। इतना ही नहीं, मोदी ने अपने मंत्रियों से ये भी कहा कि राज्य सरकारों से आने वाली चिट्ठी नजरअंदाज न की जाए। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके मंत्री न केवल संसद बल्कि जनता के सुझावों पर भी अमल करें। प्रधानमंत्री जी ने ये विषय भी कहा है, पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक में 100 दिन के एजेंडे के अलावा भी कुछ फैसले किए गए, जिसके मुताबिक 4 जून से 11 जून तक संसद का सत्र बुलाया जाएगा। सदन में कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर की भूमिका अदा करेंगे। राज्यसभा की कार्रवाई 9 जून से एक संयुक्त सत्र के साथ शुरू होगी। 4 से 5 जून को सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि 6 जून को स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। हमने कल राष्ट्रपति महोदय से मिला और उनका अवगत कराया, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से सबसे वरिष्ठ सीनियर मेंबर है श्री कमलनाथ जी, उनको प्रोटरम स्पीकर का नियुक्त करने के लिए हमने सिफारिश किया। देश की 125 करोड़ की जनता को अच्छे दिन चाहिए और मोदी अच्छे दिनों का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। यानी देश के सपने अब मोदी के मॉडल पर ही टिके हैं। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। अब आपको बताते हैं कि मोदी ने स्वराज के लिए कौन से 10 मंत्र दिए हैं। मोदी ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और सड़कों पर जोर दिया जाए। पहला मंत्र दिया है सुशासन का, दूसरा कार्यकुशलता का, तीसरा क्रियान्वयन, चौथा मंत्रालयों के बीच समन्वय के लिए सिस्टम हो, पांचवा अर्थव्यवस्था की समस्याओं को हल किया जाए, छठा नए सुझावों का स्वागत करना, काम करने की छूट देना, सातवां नौकरशाही का मनोबल बढ़ाना जिससे वो नतीजों से न डरें, आठवां जनता की उम्मीदों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाए, नवा नीतियों को तय समय में पूरा किया जाए,
जो वादे जनता से किए गए हैं, जो नीतियां बनाई जाएंगी, उन नीतियों को तय वक्त में पूरा किया जाए। नीतियों को तय समय में पूरा करना चाहिए और इस पर काम भी किया जाएगा। तमाम वादे, तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए गैग ऑर्डर भी जारी किया है। मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो सिर्फ अपने मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर ही मीडिया से बात करें। वहीं मोदी ने अधिकारियों को भी कड़ी हिदायत दी है कि वो जनता की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार लगाएं और समस्याओं को ऑन द स्पॉट सुलझाने की भरपूर कोशिश करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार से जुड़ी बातों और मुद्दों के लिए सिर्फ प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ही बात करेंगे, बाकी मंत्री अपने मंत्रालय तक ही सीमित रहेंगे। मोदी के निर्देशों के बाद सभी मंत्रियों ने 100 दिन का एजेंडा बनाना शुरू कर दिया। क्या तैयारी है मोदी के मंत्रियों की, इस पर मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र से खास बातचीत की लाइव इंडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने। तो लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा हैं, जिनसे हम बात करते हैं। सर, आपने इस मंत्रालय का चार्ज लिया है, क्या आपकी यहाँ की प्राथमिकताएं हैं? हमारी प्राथमिकता है कि जिस भावना से प्रेरित होकर इस मंत्रालय को खोला गया है, उसके अनुरूप कार्य तेजी से आगे बढ़े, ताकि सर्वाधिक बेरोजगार जवानों को काम मिले, छोटे छोटे उद्यमी इस मंत्रालय के माध्यम से लाभ उठा सकें और इस मंत्रालय के जरिए से अधिकाधिक क्षेत्र में विकास का कार्य आगे बढ़ सके। इस मंत्रालय में खादी ग्रामोद्योग भी है और इसलिए खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से गांव-गांव में आत्मनिर्भरतापूर्ण जीवन लोग व्यतीत कर सकें, स्वावलंबी जीवन व्यतीत कर सकें। मोदी साहब ये कह रहे हैं कि हर मंत्रालय 100 दिन का अपना एक एजेंडा सेट करे। आपको लगता है 100 दिन का एजेंडा, क्योंकि जितना आप बता रहे हो एक लंबा वक्त लग सकता है, तो 100 दिन का एजेंडा आप क्या होगा? फर्स्ट आपकी उसमें क्या होगा? हमने अपना एजेंडा सेट कर लिया है और उसी एजेंडे के आधार पर मैं काम कर रहा हूँ, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि 100 दिन के अंदर एक संदेश जाएगा कि यह मंत्रालय ने जिस उद्देश्य से काम करना प्रारंभ किया था उस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सोशल साइट्स पे भी ज़्यादा एक्टिव रहें ताकि लोगों का भी फीडबैक मिल सके। आपको लगता है कि ये मंत्रालय भी ट्विटर या फेसबुक जैसे उस पर आएगा? मैंने आपको बताया ना कि मंत्रालय के माध्यम से अधिकाधिक हम कार्य कर सकें और लोगों को जानकारी भी प्राप्त हो सके, इसके लिए जो भी माध्यम अपनाना पड़ेगा वो अपनाएंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में अपना पहला कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं और उसमें कई राज्यों से नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। पर मोदी के छोटी कैबिनेट के उन दावों का क्या होगा जिसे खूब प्रचारित किया गया? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करता हूं। छोटी कैबिनेट, ज्यादा जिम्मेदार सरकार, इसी सोच के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ी है। पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस नई नवेली सरकार में मंत्रालय को लेकर असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के आखिरी या जुलाई के पहले हफ्ते में कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को और मंत्रालय दिए जाने की बात चल रही है। इतना ही नहीं, एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना तो नरेंद्र मोदी से आश्वासन मिलने के बाद मानी है। जो बात हुई है वो फोन पर से बात हुई है, मैं उस समय उपस्थित नहीं था इसलिए मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी चर्चा हुई है वो संतोषजनक हुई है
और जब भी कभी विस्तार होगा तब निश्चित रूप में शिवसेना को अच्छा अवसर मिलेगा। कैबिनेट के अगले विस्तार में अगर मंत्रियों की संख्या कम से कम 20 भी होती है तो मोदी सरकार के वर्तमान 45 मंत्रियों को जोड़ने पर यह संख्या 65 हो जाएगी, जो कि यूपीए 2 के 71 मंत्रियों की तुलना में कोई ज्यादा छोटी सरकार नहीं होगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि छोटी सरकार काबिल सरकार, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, छोटी सरकार मोदी सरकार जैसे उन दावों का क्या होगा जिन्हें भाजपा ने पूरे जोर शोर से प्रसारित किया है। प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली। जाहिर है मोदी किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि उन्हें आलोचना झेलनी पड़े, इसलिए मंत्रियों पर भी काफी प्रेशर है कि वो अच्छा काम करें। मोदी के मंत्रियों में एक पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह भी हैं। क्या है वीके सिंह की प्लानिंग, इस पर उनसे बात की हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला ने। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह है, जिससे हम बात करते हैं। सर, आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या होंगी पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर? विकास विकास विकास। किस तरीके का आप सोचते हैं? देखिए, विकास में 3 बड़े अहम मुद्दे आते हैं। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य, और उसके बाद बाकी चीजें इनके साथ जुड़ जाती हैं। तो अगर हम इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं तो बाकी चीजों के ऊपर चीजें आगे चलती जाएंगी। सर, लंबे समय तक ये कहा गया कि जो पूर्वोत्तर राज्य है उनकी जो सीमा है वहाँ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, रोड्स नहीं हुई, ट्रेन का ज़्यादा रोड्स नहीं बने, उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? देखिए, पूरे पूर्वोत्तर के अंदर यही हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ध्यान देने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि जब तक हम पूर्वोत्तर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा कलादान प्रोजेक्ट भी तब तक सफल नहीं होगा जब तक वहां सामान ले जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने। आखिरी सवाल सर, नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि सारे मिनिस्टर सोशल साइट पर ज़्यादा एक्टिव हो ताकि लोगों को फीडबैक मिल सके। आप इसके लिए अपने मिनिस्ट्री में क्या करने वाले? देखिए, हमने पहले ही सोचा है कि एक वेब पेज हम बना रहे हैं जिसमें स्टेट्स के हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनके हिसाब से लोगों के पास ये प्रावधान होगा कि वो उसके अंदर अपनी टिप्पणियां, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें, साथ साथ हमें फीडबैक दे सकें कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ जनरल वीके सिंह, जिनका कहना था कि पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर के लोगों को जोड़ने के लिए खास तरीके की सोशल साइट्स की मदद ली जाएगी। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। यहां वक्त एक ब्रेक का, खबरें जारी है। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर, और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। धारा 370 को हटाने को लेकर सियासी बयानों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इस बयानबाजी में शिवसेना भी कूद गई है। मुंबई में बारिश के पहले नाला सफाई के कामों का जायजा लेने पहुंचे उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि धारा 370 पर अब चर्चा का समय नहीं, बल्कि इस पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। मोदी के मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान के बाद अनुच्छेद 370 पर बहस जारी है। ठाकरे के बयान के बाद यह तय हो गया कि एनडीए के सहयोगियों ने मोदी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
मैंने कहा कि अब इसके ऊपर ये चर्चा कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जो भी करना है हमें करना चाहिए। जो मैंने बात कही वो कही है। इसके ऊपर अगर आप करना चाहते हो तो कर देना चाहिए, चर्चा बंद होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मामलों पर अपनी मदद के लिए अलग से सलाहकार की नियुक्ति करेंगे। अभी तक ये काम एनएसए ही किया करते थे, लेकिन अब विदेश मामलों पर सलाह के लिए विशेष सलाहकार की नियुक्ति होगी। बताया जा रहा है कि इस खास पद के लिए नरेंद्र मोदी की दो पसंद हैं। पहला, अमेरिका में भारतीय राजदूत एस जयशंकर और पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण। विदेशी मामलों की सलाह के लिए नरेंद्र मोदी अलग से सलाहकार चाहते हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर मोदी की पहली पसंद हैं और श्याम शरण दूसरी पसंद। आखिरकार मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने ऊपर चल रहे विवादों का जवाब दे ही दिया। स्मृति ने एचआरडी जैसे बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए जाने पर कहा कि उन्हें मंत्री काबिलियत की वजह से बनाया गया है और उनकी पहचान उनके काम से ही हो। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि मुझे मेरे काम के आधार पर आंकें। मानव संसाधन जैसे भारी भरकम और अहम मंत्रालय मिलने के बाद अब स्मृति ईरानी खुद पर हो रही राजनीति का जवाब देने को तैयार हैं। कांग्रेस ने स्मृति की डिग्री पर निशाना साधा था। अब मंत्री जी कह रही हैं कि डिग्री न पूछो मंत्री की, पूछ लीजिए काम। यानी उनकी पहचान उनकी डिग्री से नहीं बल्कि काम से करनी चाहिए। ये सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। दरअसल विपक्ष एचआरडी जैसे अहम मंत्रालय मिलने के बाद अलग अलग तरीकों से स्मृति ईरानी पर हमला कर रहा है। पहले कांग्रेस ने ये कहकर चुटकी ली कि जो शख्स ग्रेजुएट तक नहीं है उसे देश की शिक्षा ठीक करने का जिम्मा दिया गया है। और उसके बाद स्मृति के एफिडेविट में अलग अलग डिग्री की बात सामने आने पर कांग्रेस ने हमला करने के लिए इसे बहाना बना लिया। 2004 में स्पष्ट लिखा है कि मंत्री महोदया बीए हैं 1996 से बीए। 2014 वाले हलफनामे में उतनी स्पष्टता से लिखा है बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 यानी पहला वर्ष किया है। अब दोनों हलफनामे सही नहीं हो सकते। ये तो साफ है कि कांग्रेस स्मृति के मुद्दे को आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। दूसरी ओर बीजेपी स्मृति की काबिलियत को मुद्दा बनाना चाहती है, डिग्री को नहीं। लेकिन शपथ पत्रों में अलग अलग डिग्री आने के बाद न तो स्मृति ईरानी और न ही बीजेपी इस मामले में कुछ बोल रही है। साफ है कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ आ गया है जिसका जवाब फिलहाल सरकार के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। टीडीपी नेता अशोक गजपति राजू ने एविएशन मंत्री के रूप में आज पदभार संभाला, लेकिन अपने कार्यकाल के पहले ही दिन राजू ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि इसे पहले एनटी रामाराव के नाम पर रखा गया था और इसे बदला जा सकता है। एनडीए सरकार में टीडीपी नेता अशोक गजपति राजू ने आज नागर विमानन मंत्री का पद संभाल लिया। कार्यकाल के अपने पहले ही दिन राजू के एक बयान से विवाद खड़ा होता दिख रहा है।
मीडिया से बात करते हुए राजू ने कहा कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पहले एनटी रामाराव के नाम पर रखा जाना था, पर इसे राजीव गांधी के नाम पर रख दिया गया। ये तेलुगु लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला था, पर इसे दरकिनार किया गया। अब आने वाले दिनों में इस एयरपोर्ट का नाम बदला जा सकता है। You see, to our mind, that airport was named earlier, and the government of the day decided to change it. At that time itself, there was a demand. So I guess that those people, including me, who had raised that demand at that particular point of time, are not going to stop raising it now. हालांकि राजू इस मसले पर ज्यादा बोलने से बचते रहे। क्या नागर विमानन मंत्री ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम का मुद्दा उठाकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है? वैसे शहरी विकास मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं दिखे। These are not larger urgent issues. You understand? Hyderabad airport, I was one among the people who was present. It was named after late N.T. Ramarao earlier, for your information. It was named after late N.T. Ramarao. It was changed subsequently. And some people are suggesting you change it back. That's an issue that will be decided in due course of time. That is not the urgent priority today. पर सवाल ये उठने लगा है कि क्या आने वाले दिनों में स्मारकों, प्रतिष्ठानों या बड़े संस्थानों के नामों को लेकर भी राजनीति जोर पकड़ेगी? अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में नाम की राजनीति कौन सा करवट लेती है। प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में बिजली संकट तो वैसे हर गर्मी में होता है, क्या इस बार की समस्या को भी हर साल की तरह देखा जाए? शायद नहीं। उत्तर प्रदेश के मौजूदा बिजली संकट को तो लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद अखिलेश सरकार जानबूझकर लोगों को सता रही है। यूपी में बिजली संकट तो वैसे हर गर्मी में होता है, क्या इस बार की समस्या को भी हर साल की तरह देखा जाए? शायद नहीं। उत्तर प्रदेश के मौजूदा बिजली संकट को लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद अखिलेश सरकार जानबूझकर लोगों को सता रही है। हंगामा, नारेबाजी करने वाले और बीच सड़क पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र तेवर दिखाने वाले ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन यहां मामला थोड़ा दूसरा है। बीजेपी का आरोप है कि यूपी सरकार लोकसभा चुनाव में हार का बदला जनता को सता कर ले रही है। देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने एक तरफा भाजपा को जीत दिलाई है। उसी से ऐसा ही प्रतीत होता है कि उस चीज से चेत के प्रदेश सरकार जनता का उत्पीड़न कर रही है। लेकिन ये चेतावनी मैं देना चाहता हूँ उस प्रदेश सरकार को कि ये हाल अभी तो शुरुआत हुई है उनकी। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने आ रही है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी प्रदेश में। यूपी सरकार ने 7 मई को 152 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी थी। 12 मई को बिजली खरीदी का आंकड़ा 143 मिलियन यूनिट हो गया। 16 मई को 137 MU बिजली खरीदी गई। फिर 17 मई को बिजली खरीदी का आंकड़ा घटकर 133 मिलियन यूनिट पर पहुंच गया। चुनाव के बाद यूपी सरकार ने बिजली कम क्यों खरीदी? बीजेपी इसी मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रही है। निराधार बताने वाली सरकार को 4 आंकड़े दे रहा हूं और चुनौती है गलत साबित कर दे। 7 मई को 288 मिलियन यूनिट उत्तर प्रदेश में बिजली थी। 12 मई को ये 276 रह गई। 16 मई को 259 रह गई और 17 मई को 253 रह गई। कहां चली गई बिजली? और झज्जर की, हरियाणा की बिजली लेना क्यों बंद किया? उत्तर प्रदेश सरकार जवाब देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी किसी भी साजिश से इनकार कर रहे हैं। बिजली के बारे में आप लोग भी पूरा पत्रम सरकार की तरफ से आपके पास भिजवा देंगे और पूरी जानकारी आपको इसलिए भी होनी चाहिए कि जहां कुछ लोग जानबूझ करके चुनाव के बाद आरोप लगा रहे हैं, ये सही है कि सरकार लगातार इस प्रयास में है कि बिजली की व्यवस्था कैसे बेहतर हो। एक हकीकत ये भी है कि समाजवादियों के गढ़ जैसे आजमगढ़,
कन्नौज, मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद में इस समय करीब 24 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ जैसे इलाकों में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यूपी में बिजली समस्या सजा है या बीजेपी कोई सियासी साजिश रच रही है। लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। महाराष्ट्र के जलगांव में चलती ट्रेन से गिरने के बाद एक महिला की मौत की खबर सुर्खियों में रही। पहले खबर यह थी कि टीसी ने एक महिला को धक्का दिया और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। एसी कोच के टीसी की जमकर पिटाई कर रेलवे पुलिस ने भी आनन फानन में टीसी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का केस भी दर्ज कर लिया। लेकिन बाद में दिन ढलते ढलते पूरा सीन ही बदल गया। रेलवे पुलिस ने जब सीसीटीवी के विजुअल्स खंगाले तो पता चला कि उस टीसी ने तो महिला को बचाने की कोशिश की थी, जिस पर महिला को धक्का देने का आरोप लगाया गया। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हुई तो एक बच्चे के साथ एक महिला ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने लगी। चलती ट्रेन में पहले बच्चे को चढ़ाया, फिर महिला भी ट्रेन पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ी। टीसी बाकायदा इस महिला को बचाने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाता है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। महिला को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। इसी के साथ ही मेट्रो इंडिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। नमस्कार। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर, और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। मोदी का मंत्रियों को फरमान, 100 दिनों का एजेंडा करें तय। सुशासन को बताया प्राथमिकता, तय मियाद में हो काम। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सुधार पर दिया जोर। मोदी ने मंत्रियों की बयानबाजी पर कसी नकेल। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ही सरकार के बारे में करेंगे बात, बाकी मंत्री अपने मंत्रालय तक रहेंगे सीमित। बजट से पहले मोदी कैबिनेट का होगा विस्तार। जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में शामिल किए जा सकते हैं 20 मंत्री। छोटी सरकार के नारे पर उठे सवाल। प्रधानमंत्री विदेशी मामले के लिए रखना चाहते हैं अलग सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की घटेगी भूमिका। मोदी का वडोदरा सीट से इस्तीफा, वाराणसी सीट रखेंगे अपने पास। 4 जून से 11 जून तक चलेगा संसद का पहला सत्र। 6 जून को स्पीकर का होगा चुनाव। 9 को राष्ट्रपति का अभिभाषण। मोदी के भाषण के बाद होगा सत्रावसान। स्मृति ईरानी का विपक्ष पर पलटवार, ध्यान भटकाने के लिए उठाए योग्यता पर सवाल। कहा, काम से मेरा करें आकलन। लालू ने कहा, ईरानी की योग्यता पर ना करो सवाल। धारा 370 पर नहीं थम रहा घमासान। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान, 370 पर बहस नहीं, कदम उठाने की जरूरत। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने छेड़ी है बहस, संघ का मिला है साथ।
हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट का नाम बदलने पर बीजेपी टीडीपी में मतभेद। अशोक